Dear students, this is the fourth lecture of this chapter, okay, and our today's topic is what? Resistance, okay, resistance. Now, since it is clear by its name that resistance means opposition, okay, opposition of anything, okay. Now, since we know that every matter or substance like this marker pen or this board, every matter or substance is made up of atoms or molecules, okay. In an atom, electron revolves around the nucleus in different orbits. This is nucleus and these are the different orbits, and electron revolves around the nucleus in different orbits, okay. Now the electron of the innermost orbit experiences a strong attractive force of the nucleus, okay, and the electron of the outermost orbit experiences a weak attraction force of the nucleus. So we can say that these the electrons of the outermost orbit are almost free, okay, and at a room temperature these electrons leave the atom, okay, and becomes what? Free to move anywhere within the substance or matter. यानी कि मैंने आपको बताया कि कोई भी सबस्टांस है वो एटम और मॉलिक्यूल से बना होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब जो इनर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको, ये जो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से बांध के रखता है। और जबकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उसके ऊपर जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स कम लगता है, तो रूम टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जब एटम से अलग हो जाएगा तो एटम क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। तो कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर क्या होगा? एटम होगा, और क्या होंगे उसमें? आयन होंगे। भाई जिस एटम से इलेक्ट्रॉन अलग हुआ वो एटम क्या बन जाएगा? आयन होगा। और क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। सो वी नो दैट in every conductor, we know that in every conductor there are a large number of free electrons, okay. प्रत्येक कंडक्टर में क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द कंडक्टर देन दे एक्सपीरियंसेस द अपोजिशन, दे एक्सपीरियंसेस द अपोजिशन इन द फ्लो ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द एटम्स, आयंस, ओके। तो देखो मैंने यहाँ पर ये कोई कंडक्टर दिखाया है, ये मैंने क्या दिखाया? कंडक्टर दिखाया है। और कंडक्टर में ये जो सर्किल है ये किसको बता रहे हैं? एटम को बता रहे हैं। और ये जो डॉट्स हैं ये किसको बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को बता रहे हैं। अब देखो ये एटम और इस एटम के साथ में ये इलेक्ट्रॉन क्या है? बंधा हुआ है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन इधर मैंने फ्री दिखाया है, यानी कि ये किसी एटम से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? फ्री हो गया। तो वो एटम तो आयन बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन चलने के लिए क्या हो गया? फ्री हो गया, ठीक है। अब मान लो ये इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो आगे कोई एटम आ गया, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो आगे क्या आ गया? एटम आ गया। तो इसके फ्लो में क्या हो गया? ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि बाधा उत्पन्न हो गई, ठीक है। तो ये बाधा कौन उत्पन्न करते हैं? अगर कोई इलेक्ट्रॉन के सामने एटम आ गया तो एटम बाधा उत्पन्न कर सकता है, अगर कोई आयन आ गया तो आयन बाधा उत्पन्न कर सकता है। इस ऑब्स्ट्रक्शन को, इस बाधा को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं, ओके। So simply you can say resistance is the property of any object or any conductor by virtue of which it opposes the flow of charges, okay. So we know that every conductor have a large number of free electrons, okay. When these electrons move in a conductor, जब ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर क्या करते हैं? मूव करते हैं, then atoms or molecules and other ions opposes the motion of electrons, इन इलेक्ट्रॉन की मोशन को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। This obstruction is known as resistance, इस ऑब्स्ट्रक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। that is का मतलब अर्थात the obstruction in the flow of charged particle इन ए कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है ना। चार्ज पार्टिकल की मोशन के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन, जो बाधा उत्पन्न होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? नाउ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एनी कंडक्टर ऑफ पासिंग द चार्ज पार्टिकल थ्रू इट, यानी कि खुद में से किसी चार्ज पार्टिकल को फ्लो करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो कोई आसानी से फ्लो होने देता है चार्ज पार्टिकल को तो हम कहेंगे उसकी कंडक्टिविटी क्या है? ज़्यादा है, चार्ज को पास करने की एबिलिटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब उसमें उन चार्ज पार्टिकल की मोशन में ऑब्स्ट्रक्शन कम हो रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर वो चार्ज पार्टिकल को खुद में से पास कम होने दे रहा है, यानी कि उसकी एबिलिटी कम है, यानी कि कंडक्टिविटी कम है, इसका मतलब क्या है? रेजिस्टेंस ज़्यादा लग रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो देयरफॉर वी कैन से
resistance is inversely proportional to conductivity. So if the resistance of a conductor is less, then the conductivity of the conductor will be more. देखो एक तो ये चीज क्लियर करो आप, जैसे A is directly proportional to B है, इसको हम क्या बोलते हैं, A is directly proportional to B, और you can say B changes linearly with what, with A, with the change in A, यानी कि अगर A में चेंज होगा तो B में लीनियरली चेंज होगा, यानी कि आप ये कह सकते हो द चेंजेस इन A एंड B आर इन द सेम रेशियो, इनमें दोनों में सेम रेशियो में चेंज होगा। और अगर मैं ये लिखूं, अब इसको अपन क्या बोलेंगे, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/B, 1/B के A है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, क्या बोलेंगे, A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B। इफ द वैल्यू ऑफ B इज मोर देन द वैल्यू ऑफ A विल बी लेस, अगर B का वैल्यू ज्यादा होगा तो A का लेस होगा। इफ द वैल्यू ऑफ B इज लेस देन द वैल्यू ऑफ A विल बी मोर, ओके, ये मतलब होता है। तो इसी टाइप से रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम होगी, और रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है, तो बात आ गई होगी आपको समझ में। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ओके, कौन से फैक्टर हैं उनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। तो पहला क्या है, ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मान लीजिए एल्यूमिनियम के मेरे पास दो वायर हैं, एक ये है, इसकी वायर की लेंथ कम है, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया, रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। और ये एक कोई दूसरा वायर है, इसकी लेंथ L2 है, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। इसकी लेंथ अगर ज़्यादा है तो हम देखेंगे जिस वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये वायर है, इसकी लेंथ कम है, इसका रेजिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया। फिर ये जो वायर है इसकी लेंथ ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। तो हमने देखा ये भी एल्यूमिनियम का वायर है, ये भी एल्यूमिनियम का वायर है, और ये भी एक ज़्यादा लेंथ का एल्यूमिनियम का वायर है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस क्या मिला हमें, ज़्यादा मिला। तो इट मीन्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, or we can say as the length of the conductor increases then the resistance also increases, okay, as the length of conducting wire increases resistance also increases, that is we can say that resistance R is directly proportional to what, length L, okay, that is R is directly proportional to L, यानी कि conducting wire का जो resistance है वो length के क्या होता है, directly proportional होता है। अब मान लो for a given material, अब गिवन मटेरियल मान लो हमें एल्यूमिनियम का दिया हुआ है, ठीक है, एल्यूमिनियम का मटेरियल दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का मटेरियल दिया हुआ है। तो अब एल्यूमिनियम का ये वायर है और ये दूसरा एल्यूमिनियम का वायर है, लेकिन दोनों मटेरियल तो सेम हो गए, लेकिन इनकी थिकनेस है वो भी क्या है, सेम है। इन दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, सेम है, लेकिन लेंथ इनकी क्या है, अलग अलग, क्योंकि हमें लेंथ का इफेक्ट देखना है ना। तो ये दोनों एक ही मटेरियल के हैं और दोनों की लेंथ क्या है, अलग अलग है, परंतु क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है। नाउ इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द लेंथ एंड रेजिस्टेंस, मैंने इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, इसकी लेंथ पता ही है, इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, इसकी लेंथ पता ही है, देन वी गेट द स्ट्रेट लाइन बिटवीन व्हाट, बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड लेंथ। लेंथ और रेजिस्टेंस के बीच में क्या मिलती है, हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर हम एक ही मीटर के बहुत सारे वायर ले लें या बहुत सारे हम कंडक्टिंग वायर ले लें एक ही मीटर के, ठीक है ना, तो हम उनकी लेंथ और रेजिस्टेंस में अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। व्हाट इट मींस, इट मींस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी, एज द लेंथ इंक्रीजेस देन द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीजेस, ओके, ये बात आ गई रेजिस्टेंस की। अब on the cross sectional area resistance also depends upon what, on the cross sectional area of the conductor। अब ये देखो मार्कर पेन है, अब इसका ये वाला जो एंड है ये, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एंड, और इसका जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ओके। एज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टिंग वायर इंक्रीजेस, यानी और यू कैन से थिकनेस, अगर ये इसका अगर ये कंडक्टिंग वायर अगर ये मोटा होगा, थिकनेस बढ़ेगी, तो यानी कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, देन रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ग्रेजुअली। As the thickness or cross sectional area of conducting wire increases, its resistance decreases gradually. Hence, resistance is inversely proportional to cross sectional area. यानी कि आपको पता है एक चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज कम हो रही है, यानी कि रेजिस्टेंस है दैट इज, यहाँ पर अपने को लिखना चाहिए, दैट इज R is inversely proportional to A.
ठीक है, एरिया बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, यानी कि एक बढ़ेगा और एक क्या होगा? घटेगा। अब इसी प्रकार से अगर फॉर ए गिवन मटेरियल, मान लो कोई गिवन मटेरियल, मान लो एल्यूमिनियम है, और एल्यूमिनियम के मैंने 2 या 2 से ज़्यादा वायर ले लिए और इन सब की लेंथ क्या रखी हमने? सेम, क्योंकि हमें लेंथ का इफेक्ट नहीं देखना, अब की बार क्रॉस सेक्शन एरिया का देखना है। तो एक ही मैटर है एल्यूमिनियम, और उनके सेम लेंथ के हमने वायर ले लिए, लेकिन इनकी मोटाई अलग अलग है, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? अलग अलग। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है, इसका अलग है। अब मैंने इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, इसका कर लिया, एक और है उसका कर लिया, एक और है उसका कर लिया। तो अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं किसके बीच में? रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच में, तो ग्राफ हमें क्या कैसा प्राप्त होता है? स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, लेकिन किसके बीच में? R और 1/a के बीच में। फॉर ए गिवन मटेरियल एंड लेंथ इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन रेजिस्टेंस R एंड रेसिप्रोकल ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेसिप्रोकल ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब a, और रेसिप्रोकल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब 1/a, तो देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। ओके, R और 1/a के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा। अब मैंने आपको बताया था, अब R है वो 1/a के तो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो R और 1/a के बीच में ग्राफ तो कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन ही आएगा, जैसे यहां पर R L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, स्ट्रेट लाइन आया। और अगर मैं R और A के बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ग्राफ इस प्रकार का हाइपरबोला टाइप प्राप्त होता है। इसमें आप देख सकते हो, एज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल इंक्रीजेस देन द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे 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 A बढ़ेगा वैसे वैसे R क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो इस अगर R और 1/a के बीच में ग्राफ प्लॉट करना हो तो स्ट्रेट लाइन आएगा, और R और A के बीच में ग्राफ प्लॉट करना हो तो इस प्रकार का हाइपरबोला आएगा। ठीक है, तो क्लियरली हम बता सकते हैं कि R है वो L के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड R है वो A के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन दोनों को, इसको और इसको सम्मिलित रूप से, कंबाइंड रूप से मैं क्या लिख सकता हूं? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो हमें एक क्या मिलेगा? एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा, और उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने क्या लिखा है? K लिखा है, तो R इक्वल टू KL/A। हियर K इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। इस K को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। अब हम इस K की यूनिट देखते हैं, K की यूनिट क्या आएगी? ये देखो, K की यूनिट देखते हैं हम। अगर बेटा कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पॉज करके आप दोबारा से इसको देखो, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर अपने डाउट्स लिख के भेज सकते हो, या LMS में भी आप वहाँ पर बता सकते हो। अब देखो, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके, सिंस R इक्वल टू क्या है? KL/A है, विच इम्प्लाई K इक्वल टू क्या हो जाएगा? K को यहीं रखा, A को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया RA और L को अपॉन में भेज दिया। ठीक है, देयरफॉर यूनिट ऑफ K विल बी व्हाट? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो मीटर से मीटर क्या होगा? कैंसिल। क्या आ जाएगी इसकी यूनिट? ओम इंटू मीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओम इंटू मीटर। तो ये रेजिस्टिविटी की क्या आ गई? यूनिट आ गई। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा, थोड़ा रेजिस्टिविटी को डिटेल में, रेजिस्टिविटी की एक डेफिनेशन और सीखेंगे, और ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे भाई। और टेम्परेचर है, सॉरी रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस है वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। ये सारी बातें हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। सुंदर सुंदर नोट्स लिख लो। दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको? आपको नोट्स लिखे हुए दिखाई नहीं दिए होंगे, तो अभी मैं कैमरे की ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज करता हूं ताकि आपको क्लियरली दिख जाए सब कुछ। अब दिख रहा है आपको? सुंदर सुंदर नोट्स लिख लो। थैंक यू स्टूडेंट्स।